हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो हैं आरओईओ के सिलेबस में एक हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है 20वीं शताब्दी में जनजाति एवं किसान आंदोलन। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जनजाति आंदोलन को कंप्लीट करेंगे और फिर हम जो है हमारा किसान आंदोलन उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आगे हम जो है ऐसे क्लास लेते आएंगे और आपको एकदम विस्तृत कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। ये जो है ये खुद मेरी बुक का जो है कंटेंट है, हालांकि ये पब्लिश नहीं हुई है अभी तक, लेकिन इसमें जो थोड़ा सा करेक्ट करना है, अभी जो है शब्द वगैरह थोड़े जो है सही करने हैं, तो उसके बाद जो है ये बुक भी आपको मिलेगी जल्दी। ठीक है, तो देखिए 20वीं शताब्दी में जनजाति एवं किसान आंदोलन काफ़ी विस्तृत टॉपिक है हमारा। यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर देखो कि पूरे भारत में ही जो है हमारे अंग्रेजों ने इन जनजातियों की हालत को खराब कर रखा था। तो इसी जो है अंग्रेजी काल के विरुद्ध इनका आक्रोश पैदा हुआ था और ये आगे चल करके जंग में छिड़ गया था हमारा आक्रोश। तो ये जो है जनजाति आंदोलन के रूप में परिणित होता है। जनजाति आंदोलन की हम बात करें तो राजस्थान की जनजातियों में मुख्यतः भील, मीणा, सहरिया और ग्रासिया ये प्रमुख हैं। अन्य भी जनजातियां हैं, लेकिन जो आंदोलन की दृष्टि से हमारी यही जनजातियां आगे आएगी। अंग्रेजी काल में जो है देश के अन्य हिस्सों की तरह राजस्थान में भी जागीरदारों और साहूकारों ने शोषण शुरू कर दिया था। 19वीं सदी के अंत में जो है इन जातियों की स्थिति में सुधार के लिए कई महापुरुष आगे आए तथा जन जागृति उत्पन्न की, और यही महापुरुष जो है आगे चल करके इन जनजातीय आंदोलन को क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे। यहाँ पर हम बात करें राजस्थान में जनजातीय आंदोलन के जो है मुख्य कारणों की, तो ये मुख्य कारण आपको मेंस में जो है पूछे जा सकते हैं। ये मुख्य कारण क्या है, तो भीलों की अगर हम बात करें तो भीलों को जो है पहले बोलाई कर, जिसको हम राजमार्ग कर कहते हैं, और सुरक्षा कर, चौकीदारी वगैरह ये करते थे। तो ये जो है टैक्स इनको मिलता था, रोजाना हमेशा मिलता था, बोलाई कर और सुरक्षा कर। जैसे ही अंग्रेज आए इनको जो है अधिकार ये समाप्त कर दिए गए थे। और आपको पता है कि महाराणा प्रताप की सेना में भील भी मौजूद थे। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि जो वागड़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भीलों की अपने खुद की सेना हुआ करती थी। तो भीलों की इस सेना को जो है भंग कर दिया गया था। अब जो है हमारे राजाओं की दृष्टि से या फिर में अंग्रेजों के जो है नेतृत्व में या अंग्रेजों के अंडर में जो है भीलों की एक सेना का गठन कर लिया गया, जिसका नाम रखा गया मेवाड़ भील कोर। ये जो है 1841 में जो है सरदार सिंह के काल में जो ऐसा हुआ था। सरदार सिंह उदयपुर के महाराणा थे। तो सरदार सिंह के काल में जो है मेवाड़ भील कोर का जो है गठन किया गया। भीलों की जो सेना होती थी उसको भंग कर दिया गया, क्योंकि इस भीलों की सेना पर जो है अधिकार या फिर जो नेतृत्व करते थे वो भील ही करते थे। ठीक है, लेकिन ये जो है अब अंग्रेजों के अंडर में आ गई थी। भीलों के जो है वन संपदा पर एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है, और भीलों द्वारा की जाने वाली परंपरागत कृषि पर भी रोक लगा दी गई थी, क्योंकि जो है अंग्रेजों ने एकदम अपना सिस्टम जो है नया बनाया था। तो पहले जो भी परंपरागत जो भी चीजें होती थी उनको जो है उखाड़ के फेंक दिया था। तो भीलों द्वारा की जाने वाली जो है परंपरागत जो कृषि थी उस पर रोक लगा दी गई थी। अफीम एवं तंबाकू की खेती पर जो है कर बढ़ा दिया गया था। बेगार प्रथा मौजूद थी। बेगार प्रथा यानी बिना मेहनताना के काम करवाना। भीलों द्वारा जो महुआ वृक्ष से जो शराब बनाई जाती थी उस पर भी जो प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो आप देख पा रहे हो कि जो भीलों के जो आर्थिक जीवन था ना, जैसे कि वन संपदा थी, जो उनकी मैं बात करूँ तो शराब वाला जो धंधा था, ठीक है, अफीम और तंबाकू की जो खेती थी, और जो झूमिंग कृषि थी, जिमाता दज्जिया नाम सुना होगा आपने, और जो टैक्स उनको मिलते थे, इन पर एकाधिकार था इन भीलों का। तो जब इनकी आजीविका पर चोट पहुंचाई गई थी, अब ये जिंदा कैसे रहेंगे, जीवित कैसे रहेंगे। तो ये जो है बात यहाँ पर समझ में आपको आनी चाहिए कि जनजातीय आंदोलन के ये मुख्य कारण रहे थे। अन्य और भी कारण है, जैसे कि जनजातियों के सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया गया था, उनको जो है ईसाई में बदला गया था। ऐसी भी जो है ईसाई मिशनरी द्वारा कुछ कार्यवाही की गई थी। 1881 में की जाने वाली गणना के समय फैली अफवाहें
उस समय जो है 1881 में, आपको पता सबसे पहले तो 1872 में होती है, लेकिन जो दशक की जो जनगणना की शुरुआत है भारत में 1881 में शुरुआत होती है। तो जब भी वो जनगणना हुई तो भीलों में कुछ ऐसी अफवाह फैल गई थी कि ये जो है हमें युद्ध में ले जाएंगे, ये इसलिए जो है गणना कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि पहली बार जब ऐसे गिना जाता, आज तक तो कभी गिना नहीं गया ना उनके समुदाय में, ऐसा नहीं है कि पकड़ पकड़ के एक बार गिना गया कि तुम्हारे परिवार में कितने हैं, वो परिवार में कितने हैं। अचानक अगर हमारे कोई ऐसे ही घर में आता है, ठीक है, आपके परिवार में कितने हैं बताइए हमें, तो हमें कुछ डाउट तो हो गई ना। इसी प्रकार जो उस समय तो ज्यादा शिक्षित नहीं थे लोग, तो अफवाह फैलना एक मतलब आसान काम था, तो अफवाह उस समय फैल गई थी जब जनगणना हुई थी, ठीक है। और विलों पर किए गए अन्य हिंसक अत्याचार जैसे कि नीमड़ा और सियावा की घटना, ये भी जो है इन्होंने भी एक तरीके से मैं बात करूं आग में घी डालने का काम किया है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको जो है ये सारे जो है जनजातीय आंदोलन के कारण ध्यान रखने पड़ेंगे। अब हम जो है सर्वप्रथम पढ़ लेते हैं भीलों के किसान आंदोलन, भील किसान आंदोलन। जो भीलों के हमारे जो आंदोलन है उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। भील आपको पता है कि कहाँ पर रहते हैं, तो यही हमारे जो है क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र है राजस्थान का। यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़, सिरोही वाला जो क्षेत्र है, इसमें जो है भीलों के द्वारा उनके परंपरागत अधिकारों पर जो है कुठार घात किए जाने के कारण आंदोलन का जो है यहाँ पर निर्णय लिया गया था। 1813 का आपको चार्टर एक्ट याद होगा, जिसमें जो है ईसाई मिशनरियों को भारत में जो है ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई थी। तो इन्होंने जो है अपना कौन सा केंद्र बनाया, उन्होंने जो है अपने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ऐसे क्षेत्र को केंद्र बनाया जो है शैक्षिक और धार्मिक दृष्टि से पिछड़ा था, ठीक है। तो ये जो है इनको अपना केंद्र बनाया और वहां पर जो है धर्मांतरण जैसी गतिविधियां उन्होंने संचालित की। तो यहाँ पर आपको पता है कि जब ऐसी धर्मांतरण जैसी गतिविधियां होगी तो हिंदू धर्म के अगर कुछ जो पुरोधा हैं या फिर जो महापुरुष हैं वो ऐसे तो चुप नहीं बैठेंगे, वो भीलों में जन जागृति का काम करेंगे। तो दक्षिणी राजस्थान के भीलों को हिंदू धर्म की जो परिधि में बनाए रखने के लिए गोविंदगिरी एवं सूरजी भगत जैसे नेताओं ने प्रयास किए। यहाँ पर आपको पता है कि बहुत बार यह सवाल उठता है कि आदिवासियों के जो कर्मकांड होते हैं या फिर जो भी उनका ट्रेडिशन होता है, जो भी उनकी प्रथा परंपरा होती है, वो हिंदुओं की नहीं होती है। ऐसा हमेशा रहता है, सवाल उठता है, ठीक है। जैसे कंतारा अभी मूवी आई है तो उसमें भी जो है कई स्टेटमेंट आपको देखने को मिले थे कि भाई ये जो है ये कंतारा हिंदुओं का ट्रेडिशन नहीं है, हम आदिवासियों का है। तो हमेशा जो है आदिवासी और हिंदू धर्म को अलग ऐसे रखने की चलती रहती है। लेकिन आपको पता है कि ये भारत की धरती है, यहाँ पर कुछ अछूता नहीं है। आदिवासियों और हिंदू धर्म बस मिलता जुलता ही है, ठीक है। तो यही बात आपको ध्यान रखने की, जो हिंदू धर्म के जो एक तरीके से लीडर थे, तो इन्होंने देखा कि आदिवासियों के क्षेत्र में धर्मांतरण जैसी गतिविधियां बहुत तेजी से हो रही, तो इन्होंने जो है हिंदू धर्म की परिधि में बनाए रखने का काम किया। जो आदिवासियों को जो हिंदू धर्म के परिधि में रखने का काम किया इन महापुरुषों ने, और उनको जो है उनका नैतिक उत्थान किया। इन्हीं में जो है नाम आता है गोविंदगिरी, सूरजी भगत जैसे नेताओं का नाम आता है, ठीक है। तो भगत आंदोलन वे एक ही या भौमट भील आंदोलन हम यहाँ पर देखेंगे। पहला तो हम भगत आंदोलन पढ़ेंगे जो गोविंदगिरी के नेतृत्व में होगा, और फिर हम एक ही आंदोलन या जिसको भौमट आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। देखें, सबसे पहले हम पढ़ते हैं भगत आंदोलन की। देखो कि भगत आंदोलन नाम किस प्रकार पड़ा है, क्या नहीं पड़ा है, पहले तो हम वो बाद में करेंगे। पहले हम देखेंगे कि अब कहाँ पर हुआ, किसने जो है इसका नेतृत्व वगैरह किया। मेवाड़ राज्य के दक्षिणी पश्चिम का क्षेत्र भौमट अथवा जो है मगरा कहलाता है, जहाँ भील व गरासिया जो जनजातियां निवास करती थी। भीलों में जनजागृति पैदा करने का जो कार्य है सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य गुरु गोविंद गिरी, जिनका जन्म 1858 में बांसे ग्राम डूंगरपुर में हुआ था, इन्होंने जो है यहाँ पर भीलों में जनजागृति पैदा करने का कार्य सर्वप्रथम किया था। और इनको जो प्रेरणा मिली थी वो दयानंद सरस्वती के शिष्य से दयानंद सरस्वती से जो है मिली थी, ठीक है। आगे बात करता है। अब यहाँ पर देखो कि भगत आंदोलन के कारण क्या, वही कारण है जो जनजाति आंदोलन के कारण हमने पढ़े थे। यहाँ पर कुछ थोड़े भीलों को टारगेट करके आंदोलन कारण देख लेते हैं। जैसे कि बोलाई कर यानी जो राजमार्ग कर होता था, और रखवाली कर ये जो है समाप्त कर दिया गया था। और महुआ से जो बनी जो शराब थी वो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। रियासती सेनाओं का जो भंग होना, ठीक है, उसके स्थान पर एमबीसी का गठन होना, वन संपदा के अधिकार समाप्त कर देना। तो ऐसे कुछ कारण भगत आंदोलन कर रहे हैं।
अब यहाँ पर जो है भगत आंदोलन में एक व्यक्ति का विशेषकर नाम आएगा जिसका नाम है गोविंद गिरी। गोविंद गिरी की हम बात करें तो इनका जन्म स्थान है बांसिया गांव और ये हमारा डूंगरपुर में है। इनकी जाति की हम बात करें तो ये बंजारा जाति के थे। गुरु इनके राजगिरी थे और इनके शिष्य जो थे वो सूरजी भगत थे। और इनका उपनाम की हम बात करें तो भीलों का मसीहा जो है किनको कहा जाता है, गोविंद गिरी को, और आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। ठीक है, तो जन्म स्थान बासिया या वेदास गांव डूंगरपुर का, जाति है इनकी बंजारा, गुरु है राजगिरी, शिष्य है इनके सूरजी भगत और उपनाम की हम बात करें तो बिलो का मसीहा। गोविंद गिरी का जो सफेद झंडा था वो शांति का प्रतीक था। 1881 में जो है उदयपुर में, आपको पता है कि कौन आते हैं, हमारे दयानंद सरस्वती आते हैं और इनकी मुलाकात होती है किससे, गोविंद गिरी से। यानी गोविंद गिरी की मुलाकात होती है दयानंद सरस्वती से, जिनके कार्यों से जो है गोविंद गिरी हमारे प्रभावित होंगे। ये बात ध्यान रखनी है आपको। गुरु गोविंद गिरी के द्वारा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सदियों से जो है शोषित और उत्पीड़ित भील जनजाति को संगठित कर उनमें सामाजिक जनजागृति व नव जीवन के संचार हेतु चलाए गए आंदोलन को क्या कहा जाता है, भगत आंदोलन कहा जाता है। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि भगत आंदोलन का जो मुख्य कोर था, जो उनका केंद्र था, जो उनका उद्देश्य था, वो ये था कि भीलों में किसी भी तरीके से करके उनमें सामाजिक जागृति पैदा की जाए और इनमें नव जीवन का संचार किया जाए। क्योंकि आज भी जो है बेचारे वो अशिक्षित थे और नैतिक उनका उत्थान नहीं था। ठीक है, कोई भी जो उनको भड़का के चला जा सकता था, इनका जो धर्मांतरण आसानी से हो सकता था। तो इस प्रकार जो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जो सदियों से शोषित और उत्पीड़ित जो भील जनजाति थी, उनका संगठित कर उनमें सामाजिक जागृति व नव जीवन के संचार हेतु चलाए गए आंदोलन को भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भीलों में जो है जागृति लाने का प्रयास किया किसने, हमारे गोविंद गिरी ने। अब यहाँ पर देखिए कि गोविंद गिरी ने भगत पंथ के माध्यम से भीलों में सुधार लाने का प्रयास किया तथा भीलों में सुधार हेतु संदेश दिए। ठीक है, उन्होंने जो संदेश दिया, कुछ संदेश इस प्रकार हैं कि एकेश्वरवाद पर बल दिया जाए, शराब पीने पर रोक, चोरी डकैती पर रोक, स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए, सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों से दूर रहा जाए। तो ये जो है इन्होंने संदेश दिए हैं कि अगर आप इन चीजों पर चलेंगे तो आपका जो सुधार हो सकता है, आपका नैतिक उत्थान हो सकता है। हालांकि ये चीजें जो सामाजिक कुरीति, अंधविश्वास, इनका हमेशा से जो है समाज से अटूट संबंध रहा है। आज भी आप कई तरह की जो है कुरीतियां देखने को मिलती हैं आपको। उनके हालांकि रूप चेंज हो गए, लेकिन बाल विवाह, पर्दा प्रथा, हालांकि इनको जो पर्दा प्रथा को थोड़ा सा समाज से जोड़ा जाता है, लेकिन इनके बात तो हम बात नहीं करें तो सही रहेगा। ठीक है, नहीं वरना जंग छिड़ जाएगी। यहाँ पर हम बात करें तो ये जो है इन्होंने संदेश दिया कि आप जो है अपना नैतिक उत्थान आपको करना होगा, आपको एकेश्वरवाद पर बल देना होगा, शराब पीने पर रोक तथा चोरी डकैती पर रोक, स्वदेशी को बढ़ावा, सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास से दूर रहना। अब यहाँ पर देखिए कि 1883 में गोविंद गिरी ने सोचा कि ऐसे तो कुछ नहीं होगा, भीलों में जो है सामाजिक जागृति, नैतिक उत्थान लाना है तो वो संगठित तरीके से लाना होगा। और ये बात जो है इन्होंने दयानंद सरस्वती से सीख ली थी कि किस प्रकार संगठन का जो है निर्माण करके अपने जो भी उद्देश्य हैं उनको पूरा किया जाए। तो गोविंद गिरी ने सिरोही में जो है इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए संप सभा की स्थापना की थी, जिसमें जो है 10 नियम बनाए गए थे। संप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका अर्थ होता है भाईचारा या फिर बंधुता। क्या होता है, भाईचारा या फिर बंधुता। इस संप सभा की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य ये था मित्रों कि जो भीलों और गरासियों में झगड़ा जो चलता आया था, उनके में किसी भी बात की बनती नहीं थी। अक्सर छोटे मोटे जो है मनमुटाव झगड़े होते रहते थे। तो यहाँ पर जो है भीलों व गरासियों में जो है एकता स्थापित करना इसका उद्देश्य था। अब यहाँ पर देखिए कि सिरोही में संप सभा की स्थापना हुई तो इसका अधिवेशन वगैरह तो होगा ही। कोई संगठन बनता है तो जो है समय समय पर लोगों को एक साथ बुलाया जाता है और आगे क्या काम किया जाएगा इसके बारे में चर्चा की जाती है। तो अधिवेशन जो है इसका प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ था, बांसवाड़ा के अंबादरा गांव में हुआ था और मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। ठीक है, फिर बात करते हैं 1908 में क्या हुआ। 1908 में जो है हमारे गोविंद गिरी जी ये क्या छोड़कर चले जाते हैं, राजपूताना को छोड़कर के चले जाते और गुजरात के ईडर
और सोंठ नामक स्थान पर रहकर के भीलों के साथ कर्षक के रूप में कार्य किया था। हालांकि उस समय जो है अंग्रेजों को भनक लग गई थी कि गोविंद गिरी नाम का एक व्यक्ति है जो भीलों में सामाजिक सुधार सामाजिक जागृति नवजीवन के संचार हेतु एक सभा की स्थापना की है, सम सभा की भगत पंथ चला रहा है और ये गतिविधियां जो है अंग्रेजों के खिलाफ हैं। तो यहाँ पर जो है अंग्रेजों की पहले इन पर नजर आ गई थी और जब ये राजस्थान में होते थे तो इनको जो है कुछ ना कुछ विरोध का सामना करना पड़ता था। तो 1908 में जो है राजपूताना छोड़ करके गुजरात के ईडर सोंठ नामक स्थान पर रहकर भीलों के साथ कर्षक के रूप में जो है इन्होंने कार्य किया था कि भाई किसान के आपको अगर आपको किसी की प्रॉब्लम जाननी होती है ना तो उसकी आप परिधि में चले जाएं। जैसे कोई कहता है यार पढ़ाई तो एकदम आसान है, क्या पढ़ता रहता है आराम से, हमारा काम मुश्किल है, हम जो है रोजाना काम करते रहते हैं, शारीरिक काम करते रहते, तुम्हारा मानसिक काम तो एक टेबल पर बैठे रहना और आसान है। तो उसको जो है एक दिन ये काम अपना करवाए जाए, ठीक है, उसको टेबल पर बैठाया जाए, उसको बुक दी जाए कि पढ़ 7-8 घंटे तुम लगातार पढ़ता रहे, फिर उसको पता लगेगा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अम्मी जान कहा करती थी कि कोई भी जो है काम छोटा नहीं होता और काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कर्षक के रूप में जो है इन्होंने ईडर और सोंठ नामक स्थान पर जो है काम किया था। आगे बात करते हैं। 24 फरवरी 1910 को ईडर रियासत के पाल थट्टा, कौन सा स्थान है, विशेषकर आपको याद रखने होंगे सारी जगह, ईडर सोंठ तो याद रख लिया ना। देखिए 24 फरवरी 1910 को ईडर रियासत के पालपट्टा है, ये थट्टा नहीं है, पालपट्टा नामक स्थान पर जागीरदार ने, वहां पर पालपट्टा के जागीरदार, इन्होंने भीलों के साथ 21 मांगों का एक समझौता किया था जिसे राजस्थान एवं गुजरात के भीलों में सामंती शोषण के विरुद्ध उत्साह पैदा हुआ था। ये जो है 21 मांगे, ये जो है वो एक तरीके से मैं बात करूं वो नहीं है मोतीलाल तेजावत का, ये अलग है। यहां पर हम बात करें तो 21 मांगों का एक समझौता हुआ था, ठीक है, ये कोई पत्र नहीं है, ये एक समझौता हुआ था। इससे जो है गुजरात और राजस्थान के जो भील थे इनमें सामंती शोषण के विरुद्ध उत्साह पैदा हुआ था। ये पालपट्टा के जागीरदार ने किया था कि भाई जो भी अत्याचार हो रहे हैं चलो उन पर रोक लगाते हैं और भाईचारे और बंधुता की भावना को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार जो है भीलों में एक सामंती शोषण के विरुद्ध इनकी एक जीत हुई थी, ऐसा ही सोच करके उनमें उत्साह पैदा हुआ था। 1910 में गुरसंप सभा के माध्यम से गोविंद गिरी जी ने महाराणा के समक्ष 33 सूत्री मांग पत्र रखा था सरकार के सामने। कौन से? महाराणा फतेह सिंह, उनके सामने जो है 33 सूत्री जो है मांग पत्र रखा और इसे जो है गुरु जी का पत्र का कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। 24 फरवरी 1910 और उसके बाद 1910 और 1911 में जो है गोविंद गिरी ने भगत पंथ को पुनर्गठित करने का प्रयास किया था, क्योंकि आपको पता है कि 1883 में सम सभा की स्थापना हो गई और फिर जो है भगत पंथ चलाया जा रहा था, भीलों में सामाजिक सुधार और नैतिक उत्थान। अब यह धीरे धीरे जो है राजनीतिक रूप धारण कर रहा था। समझ में आ रहा होगा, जागीरदारों के साथ जो है समझौते हो रहे हैं, महाराणा जो है उनके साथ समझौते हो रहे हैं, अधिवेशन हो रहा है। तो इनका मूल उद्देश्य जो था हमारे गोविंद गिरी का भीलों में सामाजिक सुधार लाना है, जन जागृति पैदा करनी है, उनसे थोड़ा भटक गए थे और भीलों के जो राजनीतिक जो अत्याचार होते थे उन पर उनका रुख आ गया था। तो इस प्रकार जो है इन्होंने 1911 में देखा कि भगत पंथ को पुनर्गठित करने का अभी जरूरत है, तो इन्होंने भगत पंथ को पुनर्गठित करने का यहाँ पर प्रयास किया। अब यहाँ पर देखो कि इतिहास में जो हमारी एक कलंक हम कह सकते हैं, या फिर जो है हमारे गोविंद गिरी पर जो अत्याचार की जो पराकाष्ठा है वो हमें कब देखने को मिलती है? वो मानगढ़ हत्याकांड के रूप में देखने को मिलती है। 17 नवंबर 1913 का वो दिन था, उस दिन मार्क्सिस्ट पूर्णिमा थी और आज भी जो है मार्क्सिस्ट पूर्णिमा हमें याद है। मानगढ़ धाम पर जो है जो हमारा मेला जो लगता है। 1913 में संप सभा का अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन 1903, उसके बाद 8 और फिर 1913 में अधिवेशन होता है। 1913 में संप सभा का अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी पर होता है और ये जो है बांसवाड़ा, मानगढ़ पहाड़ी कहां पर है? बांसवाड़ा में है, हमारे गुजरात और राजस्थान की सीमा पर मौजूद है। तो मानगढ़ पहाड़ी में जो है आयोजित हुआ, जिसमें जो है राजपूताना एवं गुजरात के भीलों ने यहाँ पर भाग लिया था। राजपूताना एवं गुजरात के भीलों ने भाग लिया था। इसकी जांच के लिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ईडर एवं सोंठ राज्यों ने मिलकर के गुल मोहम्मद और यूसुफ खान को भेजा, क्योंकि आपको पता है कि जब महाराणा के साथ इनके संबंध हो रहे हैं, समझौते कर रहे हैं, तो गोविंद गिरी का स्टैंड काफी मजबूत होता जा रहा है और जो भील लोग हैं वो गोविंद गिरी के जो है नेतृत्व में संगठित हो रहे हैं। ये जो है बात इन राज्यों को गवारा नहीं हो रही है।
तो जब देखा कि 1913 में 17 नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर एक अधिवेशन हो रहा है, तो इस अधिवेशन को जांचने के लिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ईडर और सोंठ राज्यों ने मिलकर के गुल मोहम्मद और यूसुफ खान को भेजा कि आप देख कर क्या हो। इस दौरान जो है गुल मोहम्मद मारा गया और यूसुफ खान जो है घायल हुआ। ठीक है, फिर हम बात करें तो इस घटना से नाराज होकर के, क्योंकि ये तो राज्यों ने भेजा था कि भाई अधिवेशन में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हमारे जो है राज्य के विरोधी ताकतें जो वहां पर संगठित हो रही हैं, आप जांच करके आओ। तो भाई जब ये गुल मोहम्मद और यूसुफ खान को भेजा और भीलों ने इनको मौत के घाट उतार दिया, एक को घायल कर दिया, तो इस घटना से जो है अंग्रेज नाराज हो गए और मेवाड़ भील कोर और 104 वेलेजली राइफल्स, आपको अभी तक केवल मेवाड़ भील कोर का ही नाम बताया जाता है कि इसने जो है यहाँ पर गोलियां चलाई थी, नहीं, यहाँ पर मेवाड़ भील कोर और 104 वेलेजली राइफल्स को जो है मानगढ़ पहाड़ी पर भेजा, जिन्होंने 17 नवंबर को भीलों की सभा पर क्या चला दी मित्रों, गोलियां चला दी। और इसमें जो है कितने भील हमारे शहीद हुए, तो 1500 भील जो है यहाँ पर शहीद हुए। और अंग्रेजी इन मानकों के अनुसार जो है इस घटना में 100 भील मारे गए। तो ये वो तो आपको पता है कि अंग्रेजी आंकड़े हमेशा या फिर जो सरकारी आंकड़े वो हमेशा कम ही होते हैं, आज भी यही हमें देखने को मिलता है। तो 1500 भील यहाँ पर शहीद हुए और अंग्रेजी दस्तकों के अनुसार इस घटना में 100 भील मारे गए तथा 900 को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सच बात यह है कि 1500 भील शहीद हुए हैं। तो ये तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जैसा है, तो इसे जो है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इस दौरान गोविंद गिरी एवं उनके शिष्य पुंजा भील या जिनको पुंजा धीरजी भी कहा जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको अहमदाबाद जेल में रखा गया। तो विशेषकर बात आपको ध्यान रखनी है कि इनको किस जेल में रखा गया, तो अहमदाबाद जेल में यहाँ पर इनको रखा गया। ठीक है, नहीं भूलना है आपको। ठीक है, तो इस दौरान गोविंद गिरी एवं उनके शिष्य पुंजा धीरजी को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें अहमदाबाद जेल में रखा गया। लगभग 10 वर्ष बाद जो है गोविंद गिरी को जेल से रिहा किया गया तथा इन्होंने शेष जीवन जो है गुजरात में कंबोई या काम्बिया नामक गांव में यहाँ पर बिताया था। अब यहाँ पर देखो कि आज के जो है वर्तमान परिस्थितियों हम देख लेते हैं मानगढ़ धाम के बारे में। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को जो है बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम मेला लगता है और आपको पता है कि यह 17 नवंबर 1913 को हुआ था और 17 नवंबर 1913 से लेकर के 17 नवंबर 2013 को कितने साल पूरे होंगे, 100 साल पूरे होंगे। तो मानगढ़ घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2012-13 को राजस्थान सरकार के द्वारा शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया और बांसवाड़ा में गोविंद गिरी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसे राजस्थान का प्रथम जनजातीय विद्यालय कहा जाता है। गोविंद गिरी का जो पैनोरमा है वो बांसवाड़ा में है, क्योंकि मैं आपको ये बात बता देता हूँ। यहाँ पर अभी देखिए आपने क्या पढ़ा था कि गोविंद गिरी का जो जन्म हुआ था डूंगरपुर गांव में हुआ था, लेकिन जो उनकी एक तरीके से मैं बात करूँ जो ऐतिहासिक जो उनसे जुड़ा हुआ स्थल है वो कौन सा स्थल है, हमारा मानगढ़ है जो हमारा बांसवाड़ा में है। तो इस प्रकार जो भी आज वर्तमान में हमें देखने को मिलेगा, चाहे पैनोरमा हो चाहे विश्वविद्यालय, वो हमें बांसवाड़ा में ही देखने को मिलेगा। भीलों में जन जागृति का कार्य करने के कारण इन्हें भीलों का मसीहा कहा जाता है। आगे देखिए मेवाड़ भील कोर, इसकी स्थापना 1841 में इनका जो है सदर मुकाम या फिर मुख्यालय बनाया गया था खेरवाड़ा उदयपुर में। इनका कार्य था भीलों पर नियंत्रण स्थापित करना और यह सरदार सिंह के काल में हुआ था। ठीक है, तो मित्रों ये आपने भगत आंदोलन और आपने जो है देखा विस्तार से। एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन। भील आंदोलन का दूसरा चरण मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चले एक ही आंदोलन के रूप में पहले चलाया गया था, एक ही आंदोलन के रूप में चलाया गया था, क्योंकि पहला जो आंदोलन था भीलों का वो हमारा भगत आंदोलन था। उसके बाद जो है हमारा दूसरे चरण में जो है भीलों का आंदोलन चलेगा एक ही आंदोलन के रूप में। ठीक है, और इसके जो है नेतृत्वकर्ता कौन होंगे, मोतीलाल तेजावत होंगे। बोमट क्षेत्र में भील एवं गरासिया जनजाति के द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ये आंदोलन चलाया था। भगत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भीलों में सामाजिक जागृति, उनमें नवजीवन का संचार, उनका नैतिक उत्थान था। वहीं यहाँ पर हम बात करें कि आंदोलन की, तो यहाँ पर जो है इसका मुख्य उद्देश्य था बोमट क्षेत्र में जो भील और गरासिया जो लोग रह रहे हैं ना, यहाँ पर गरासिया भी साथ में आएंगे।
तो भील एवं गरासिया जनजाति के द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। यह सहयोग आंदोलन जो 1920, इस आंदोलन की जागृति के प्रभाव में मेवाड़ एवं अन्य राज्यों में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इतनी बातें समझ में आई होगी इसकी रूपरेखा। अब यहाँ पर जो है इस आंदोलन में जो मुख्य भूमिका रहेगी या जो इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे और जिनका नाम बार बार आएगा वो हमारे हैं मोतीलाल तेजावत जी। मोतीलाल तेजावत जिनका जन्म होता है 1886 में कोलियारी गांव उदयपुर में होता है। जाति की हम बात करें तो ओसवाल जाति के थे, ये जैन होंगे। और उपनाम की हम बात करें तो बावजी इनको कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है और भीलों का मसीहा गोविंद गिरी को कहा जाता है। भगवान का वरदान या गांधी का धर्मदूत जो है मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है, क्योंकि मोतीलाल तेजावत के कार्यकाल के दौरान जो है गांधी जी आते हैं और गांधी जी का प्रभाव जो है मोतीलाल तेजावत पर काफी रहता है। और गोविंद गिरी जो थे वो गांधी जी से पहले थे, ठीक है। तो गांधी का धर्मदूत मोतीलाल तेजावत को इनका बावजी कहा जाता है। इनको बावजी कह करके पुकारा जाता था भीलों के द्वारा। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर केवल भील ही नहीं आ रहे, यहाँ पर गरासिया जनजाति के लोग भी आ रहे हैं। और भगवान का वरदान इनको कहा जाता है। इनकी हम बात करें तो ये जाडोल ठिकाने के कामदार के रूप में ये काम करते थे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं अब इस आंदोलन की किस प्रकार शुरुआत होती है और किस प्रकार जो है नेतृत्व करते हैं हमारे मोतीलाल तेजावत जी। मोतीलाल तेजावत ने मई 1921 वैशाख पूर्णिमा, वैशाख का महीना होगा और आखा तीज होगी, आखा तीज का भी महीना होगा। तो वैशाख पूर्णिमा में बात करें यानी वैशाख पूर्णिमा, यह बुद्ध पूर्णिमा जिसको कहा जाता है, पीपल पूर्णिमा। तो मई 1921 में वैशाख पूर्णिमा में चित्तौड़गढ़ की रासमी तहसील है चित्तौड़गढ़ में, इस तहसील के मातरकुंडिया ये स्थान है जिसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। मातरकुंडिया नामक स्थान से अनुचित लागबागों व बेगार के विरुद्ध संगठित भील आंदोलन भोमट के क्षेत्र में शुरुआत की गई, जो भोमट भील आंदोलन या एकी आंदोलन कहलाया। यहाँ पर आपको भगत आंदोलन और एकी आंदोलन में एक ही जो डिफरेंस है विशेषकर वो है कि भगत आंदोलन का जो मुख्य कोर था, जो इसके केंद्र में था, वो भीलों का सामाजिक जनजागृति, उनका नैतिक उत्थान, उनके नवजीवन संचार ये था। लेकिन एकी आंदोलन या भोमट भील आंदोलन की हम बात करें तो जब यह शुरुआत हुआ था तो अनुचित लागबागों वे बेगार के विरुद्ध जो ये आंदोलन शुरुआत हुआ था, ठीक है। मोतीलाल तेजावत मई 1921 में चित्तौड़गढ़ की रासमी तहसील मातरकुंडिया नामक स्थान से अनुचित लागबागों व बेगार के विरुद्ध संगठित भील आंदोलन भोमट क्षेत्र में शुरुआत की गई, जो भोमट भील आंदोलन, ये भोमट क्षेत्र में शुरुआत हुआ तो यहाँ पर भोमट भील आंदोलन इसको कहा जाता है या फिर एकी आंदोलन कहलाया। उद्देश्य क्या था तो भीलों व किसानों में पूर्ण एकता स्थापित करना। उन्होंने कोटड़ा, जाडोल और मादड़ी, कोटड़ा याद रखिए ये स्थान, कोटड़ा, जाडोल, मादड़ी, ये जो है कोटड़ा जाडोल ये उदयपुर में है। तो कोटड़ा, जाडोल और मादड़ी जैसे आदिवासी क्षेत्रों में भीलों को संगठित कर अवैध लागबाग व बेगार ने देने हेतु प्रोत्साहित किया। तो एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है कि जो एक ही आंदोलन था उसके मुख्य केंद्र कौन से थे, तो कोटड़ा, झाड़ोल और मादड़ी जैसे जो यहाँ पर स्थान थे, ठीक है। और यहाँ के जो है जो भील थे इनको संगठित करके मोतीलाल तेजावत ने कहा कि आपको अवैध जो भी लागबाग है और जो बेगार है वो आपको नहीं देनी है। लागबाग जो अन्य कर होते थे वो राजस्व के अतिरिक्त, ठीक है। हम पढ़ेंगे कौन कौन से लागबाग हैं आगे जब हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे, यहाँ पर अभी हम इसकी जो है चर्चा नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी। अब देखो कि इन्होंने जो है जाडोल ठिकाने में किसानों को कर देने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि भीलों को कर देने से मना कर दिया। इन्होंने जाडोल ठिकाने में भीलों को कहा कि आपको कर नहीं देना है, जिस कारण 19 अगस्त 1921 को, मई 1921 में तो क्या हो रहा है, इसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन 19 अगस्त 1921 को क्या होता है, 19 अगस्त 1921 को ही मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन भील जो है यहाँ पर इन पर दबाव बनाते हैं कि आपको जो है मोतीलाल तेजावत जी को छोड़ना ही होगा। तो लेकिन भीलों के दबाव में आकर के जो है मोतीलाल तेजावत को मुक्त करना पड़ा। मोतीलाल तेजावत ने अपनी डायरी मेवाड़ की पुकार
इसमें जो है 21 सूत्री मांग पत्र के माध्यम से भीलों पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन किया और महाराणा फतेह सिंह के समक्ष रखा। उस समय मैंने आपको बताया था कि भगत आंदोलन में कि हमारे जो गोविंद गिरी हैं, इन्होंने 21 मांगों का जो है समझौता किया था पालपट्टा के ठिकानेदार से, वहां के जागीरदार के साथ, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, यहां पर मोतीलाल तेजावत ये 21 सूत्री मांग करते हैं जिसमें भीलों पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उनमें उसका वर्णन किया जाता है। और इसको जो है मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। और मेवाड़ की पुकार को जो है किसके समक्ष रखा जाता है, महाराणा फतेह सिंह के समक्ष रखा जाता है। इन 21 मांगों में से 18 मांगे मान ली गई थी, लेकिन 3 मांगे जो है नहीं मानी गई थी। एग्जाम में पूछा जाता है वो 3 मांगे कौन सी थी। तो जो महत्वपूर्ण मांगे थी ना वही नहीं मानी भाई साहब। एक तो बेगार को नहीं माना कि नहीं बेगार तो आपको करनी पड़ेगी। दूसरा, वन संपदा पर अधिकार भीलों को नहीं दिया गया था, नहीं कि ये हमारा राजस्व का एक स्रोत है, अब हम वन संपदा पर जो है भीलों को अधिकार नहीं देंगे। और तीसरा जो है सुअर मारने की जो है इजाजत भी किन को नहीं मिली, इन भीलों को नहीं मिली, क्योंकि उस समय जो है जंगली सुअर जो किसानों की जो है फसल को नुकसान पहुंचा देते थे। आज भी मैं कहूं तो मेरे गांव में बहुत ऐसे जंगली सुअर फिरते हैं। जब भी हमारे गाजर वगैरह बोते हैं ना तो एक भी नहीं छोड़ते भाई साहब, ठीक है। इसलिए जो है करंट लगाना ही पड़ता है। अब क्या करें, होता तो पशु मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर लगाना पड़ता है। जब फसल ही नहीं बचेगी तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेगार वन संपदा पर अधिकार, हालांकि वो जो है उस करंट से ज्यादा ये मरते नहीं है सुअर, ठीक है, चमड़ी मोटी होती है आपको पता है। तो बेगार वन संपदा पर अधिकार सुअर मारने की जो मांगे है ना ये नहीं मानी गई थी महाराणा फतेह सिंह के द्वारा, लेकिन 18 मांगों को जो है यहाँ पर मान लिया जाता है। 31 दिसंबर 1921 को मेवाड़ सरकार ने 50 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी और तेजावत की गिरफ्तारी में सहयोग करने पर 500 रुपए का इनाम भी घोषित किया। भाई साहब ये बातें 1921 में ही हो रही हैं, आप समझ पा रहे होंगे। मई 1921 स्थापना या फिर स्टार्ट होता आंदोलन, उसके बाद अगस्त 1921 को क्या होता है, गिरफ्तार मोतीलाल तेजावत जी। और फिर जो है मेवाड़ की पुकार ये महाराणा फतेह सिंह के समक्ष रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, 31 दिसंबर को 1921 को मेवाड़ सरकार ने 50 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगाई और साथ में ये भी कहा कि अगर मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी में जो भी सहयोग करेगा उसको 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आज ये 500 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसा मत सोचे कि 500 रुपए कम थे, उस समय बहुत ही ज्यादा थे। आने में 4 आने में लोग काम करते थे, ठीक है। तो ये 500 रुपए तो बड़ी बात है। तेजावत जी उदयपुर से सिरोही पहुंच गई, क्योंकि जैसे ही जो है इन पर गिरफ्तारी के वारंट वगैरह निकले, इनाम वगैरह घोषित हुआ, जो है पाबंदी लगाई गई थी एकत्रित होने पर, तो ये तो उदयपुर राज्य में लगाई गई थी, ऐसा तो है नहीं कि दूसरे राज्य में लगा देंगे। तो ये भाई साहब आ जाते हैं तेजावत जी उदयपुर से सिरोही आ जाते। सिरोही अपना अलग राज्य था और वहां पर जो है भील एवं गरासिया जनजाति को संगठित किया। सिरोही में जो है गरासिया जनजाति रहती है काफी ज्यादा संख्या में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है भीलो एवं गरासिया जनजाति को संगठित किया तेजावत जी ने सिरोही में। सिरोही मोतीलाल तेजावत के आंदोलन का दूसरा प्रमुख केंद्र बन गया था, क्योंकि 1921 तक, मई 1921 से लेकर के दिसंबर 1921 तक जो है इनका मुख्य केंद्र कौन सा था, कोटड़ा, झाड़ोल, ठीक है, मादड़ी, ये जो है स्थान इनके मुख्य केंद्र थे। और जैसे ही जो है इन पर वारंट वगैरह जारी होता है, 500 रुपए का इनाम घोषित होता है, वैसे ही वो सिरोही आ जाते हैं और 1922 से जो है इनका मुख्य केंद्र सिरोही हो जाएगा। आगे देखें, 11 से 12 फरवरी या 11 या 12 फरवरी है, इनमें एक डेट फिक्स नहीं है। 1922 में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है, वापस लिया कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन। और अंग्रेजों ने जो है संपूर्ण भारत में किसान व आदिवासी आंदोलन को शांतिपूर्ण दमन करने की नीति बनाई थी। और उस समय मैंने आपको ये भी बात बताई थी एक आंदोलन के शुरुआत के समय कि ये जो आंदोलन है असहयोग आंदोलन के ही एक तरीके से मैं बात करूं इनकी छाया में ही ये शुरू हुआ था,
ठीक है, गांधी जी पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चला रहे थे और यहाँ पर मोतीलाल तेजावत ने मौका देखा और 1921 में जो है एक ही आंदोलन को शुरुआत कर दिया। अब भाई साहब जैसे ही 11-12 फरवरी को, आपको पता 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, तो उसके बाद जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और 1922 के बाद जो है हमारे भारतीय इतिहास में काफी, एक तरीके से बात करूं, अलग ही एक जो है हवा चली जाती है, एक अलग से इतिहास आ जाता है, क्रांतिकारियों का इतिहास। यहीं से जो है हमारे जो है एक तरीके से बात करूँ, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनका जो है उद्भव होता है। ठीक है, क्योंकि असहयोग आंदोलन जैसे ही वापस बंद कर दिया जाता गांधी जी के द्वारा, ये एक बहुत बड़ा फैसला था। तो यहाँ पर जो है फिर से क्रांतिकारी गतिविधियां शुरुआत होती हैं, आप इतिहास में पढ़ते होंगे। तो ऐसे ही जैसे ही जो है हमारे यहाँ पर गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं, तो यहाँ पर अब अंग्रेज क्या करते हैं कि संपूर्ण भारत में जहां पर भी किसान और आदिवासी आंदोलन चल रहा होता है, इसको शांतिपूर्ण दमन करने की वो नीति बनाते हैं। गांधी जी ने यंग इंडिया हुआ यहाँ पर, युग इंडिया नहीं, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र से हिंसा न करने का आग्रह किया। पथिक जी, रमाकांत मालवीय और राजस्थान सेवा संघ, इनके नेताओं ने 12 फरवरी 1922 को गोपेश्वर नामक स्थान पर भीलों से मुलाकात की तथा आंदोलन समाप्त करने का यह सफल प्रयास किया। क्योंकि आपको बताया था मैंने कि गांधी जी ने जैसे ही असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो अब जैसे वो चौरी चौरा कांड में जो हिंसात्मक गतिविधि होती हैं, गांधी जी आहत हो जाते हैं और उसके बाद गांधी जी जो है यंग इंडिया नामक समाचार पत्र से सभी को जो है हिंसा न करने का आग्रह करते हैं। सभी से, मतलब मोतीलाल तेजावत के पास भी ये सूचना आती है। और उसके बाद लेकिन ये जो भील हैं ये आंदोलन समाप्त नहीं कर रहे थे, तो राजस्थान सेवा संघ, पथिक जी, रमाकांत मालवीय, ठीक है ना, ये गांधी जी के ही सहयोगी थे सभी। तो पथिक जी, रमाकांत मालवीय, राजस्थान सेवा संघ के जो है नेताओं ने 12 फरवरी को जो 12 फरवरी 1922 को गोपेश्वर नामक स्थान पर जो है भीलों से मुलाकात करते हैं कि आप जो है एक आंदोलन को समाप्त कर दीजिए। लेकिन इससे जो है ये समाप्त नहीं हुआ, असफल प्रयास किया इन्होंने। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जो है क्या होगा, कांड होगा। जब इन्होंने नहीं माने, गांधी जी की बात भी नहीं मानी, तो अंग्रेज जो है अब एकदम दमन जो है करेंगे इनका। तो यहाँ पर जो है नीमड़ा कांड होता है। फिर 2-3 कांड होंगे यहाँ पर। तो देखिए नीमड़ा कांड की हम बात करते हैं। नीमड़ा सियावा कांड। तो नीमड़ा कांड की हम बात करें तो यहाँ पर जो है मोतीलाल तेजावत की हम बात करें। मोतीलाल तेजावत ने जो है विजयनगर राज्य जो गुजरात में है, इसके नीमड़ा गांव में, ये जो है गुजरात में था हमारा नीमड़ा गांव, विजयनगर राज्य के नीमड़ा गांव में पाल चित्रिया में 7 मार्च 1922 को एक सम्मेलन बुलाया। किसने? मोतीलाल तेजावत ने, जिसे सफल होने से रोकने के लिए मेजर सटन, इसके नेतृत्व में मेवाड़ भील कोर के सैनिक, उस समय मानगढ़ हत्याकांड में तो कौन थे, वहां पर जो है मेवाड़ भील कोर के सैनिक थे और साथ में वेलेजली राइफल्स के भी थे। ठीक है, सैनिक। यहाँ पर जो है हमारे नीमड़ा कांड में केवल मेवाड़ भील कोर के सैनिक होंगे। इन्होंने जो है अंधाधुंध फायरिंग करी और व्यापक नरसंहार किया और इसमें 1200 भील मारे गए। उस समय तो 1500 मर गए थे और यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, 1200 भील मारे जाते हैं। मोतीलाल तेजावत जी जो है अज्ञातवास में चले गए और नीमड़ा हत्याकांड एक दूसरा जलियांवाला हत्याकांड था। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखनी आप। आगे बात करते हैं। फिर यहाँ पर सियावा कांड, ये कब होता है तो 12 अप्रैल को होता है। वो तो 7 मार्च को होगा, ये 12 अप्रैल को होगा, 1 महीने के बाद ही। 12 अप्रैल 1922 को सियावा गांव में, सियावा गांव ये सिरोही में है, भील एवं गरासिया जनजाति का सम्मेलन हो रहा था। भील एवं गरासिया जनजातियों का सम्मेलन हो रहा था और मेवाड़ भील कोर के द्वारा इन पर गोलीबारी करी जाती है और यहाँ पर 3 गरासिया किसान शहीद हो जाते हैं। तो सियावा कांड के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आगे हैं हमारे रोहिड़ा एवं बालेलिया कांड। इसकी हम बात करें तो ये 5-6 मई को हुआ था। इसमें जो है 5-6 मई 1925 को रोहिड़ा जो सिरोही में है, यहाँ पर जो है बालेलिया और मूला गांव है 2, इनको भूला गांव भी कहा जाता है कहीं कहीं, या कहीं पर मूला गांव लिखा जाता है, तो आप मूला गांव याद रख सकते हो। बालेलिया एवं मूला गांव के किसानों की सभा हो रही थी 5-6 मई के मध्य। तभी जो है मेजर प्रिचार्ड के नेतृत्व में मेवाड़ भील कोर ने गोलीबारी करी और इसमें जो है 150 किसान घायल होते हैं और 50 किसान शहीद हो जाते हैं। यहाँ पर किसानों की सभा हो रही थी, जनजाति की नहीं। ठीक है,
11-12 मई को मुल्ला बालेलिया एवं सियावा गांव के आदिवासियों ने आंदोलन को समाप्त करने की सहमति दे दी थी और एक के आंदोलन की निंदा करते हुए स्वयं को आंदोलन से अलग कर लिया था। तो भाई साहब, नीमड़ा कांड हो गया 7 मार्च को, उसके बाद जो है सियावा कांड हो गया, ठीक है, उस समय 1200 भील शहीद हो गए, फिर 3 गरासिया किसान शहीद हो गए, फिर रोहिड़ा बालेलिया कांड में जो है 50 किसान शहीद हो गए, 150 किसान घायल हो गए। तो अब जो है आपको पता है कि मोतीलाल तेजावत कोई भी सफलता तो यहाँ पर मिल नहीं रही है, लोग मरे जा रहे हैं। तो फिर जो है 11-12 मई को इन किसानों ने, जो यहाँ पर किसान बेचारे जो है प्रताड़ित थे इन अंग्रेजों के द्वारा, तो इन्होंने जो है ये सहमति दे दी कि भाई हम जो है इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम आंदोलन में रहेंगे तो ऐसे ही हमारे भाई बंधु मरते जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद रोहिड़ा कांड जैसे ही होता है 1925 को, फिर जो है यहाँ पर भीलों में अब जो है आक्रोश ज्यादा आ जाता है। तो रोहिड़ा कांड के पश्चात आंदोलन हिंसात्मक हो जाता है और भीलों के द्वारा हाकिम, या तो हाकिम नहीं या हुक्म नहीं, ये इसका जो है नारा दिया, यानी हाकिम और हुक्म दोनों ही नहीं। 1923 में मोतीलाल तेजावत ने पुणे आंदोलन का प्रारंभ करने का असफल प्रयास किया था और गांधी जी ने जो है तेजावत से मुलाकात के लिए मणिलाल कोठारी को भेजा और 1929 में जो है फिर महात्मा गांधी जी के कहने पर तेजावत ने जो है खेड़ बर्मा, ये हमारा ईडर में है, गुजरात में है, यहाँ पर पुलिस के सामने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था मोतीलाल तेजावत ने महात्मा गांधी जी के कहने पर। ठीक है, और उदयपुर जो है राज्य को यहाँ पर फिर मोतीलाल तेजावत को सौंप दिया जाता है, क्योंकि गुजरात पुलिस है ना, इनको उसके सामने आत्मसमर्पण करते हैं। आगे बात करते हैं। फिर जो है मित्रों इनके ऊपर मुकदमा चलता है 1936 में मेवाड़ की महेंद्र राज सभा, इसने जो है तेजावत जी को आंदोलन गतिविधियों में भाग नहीं लेने की शर्त के आधार पर बरी कर दिया और राज्य के द्वारा जो है उनके गुजारे के लिए 30 रुपए जो है प्रतिमाह भत्ता भी स्वीकृत किया गया। महेंद्र राज सभा का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मेवाड़ की महेंद्र राज सभा ने तेजावत जी को आंदोलन गतिविधियों में भाग लेने की शर्त के आधार पर फिर बरी कर दिया, नहीं लेने के आधार पर बरी कर दिया और राज्य के द्वारा उनके गुजारे के लिए कितने रुपए का भत्ता स्वीकृत किया प्रतिमाह, तो 30 रुपए का प्रतिमाह भत्ता स्वीकृत किया। मोतीलाल तेजावत जी ने शेष अपना जो जीवन है वो गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में बिताया। यहाँ पर देखो गोविंद गिरी की हम बात करें तो गोविंद गिरी ने तो जो है अपना अंतिम समय जेल से छूटने के बाद जो है अकाम्बिया या कंबोई नामक गांव में बिताया था, कोई ऐसा रचनात्मक काम नहीं किया था। लेकिन मोतीलाल तेजावत जी जो है रिहा होने के बाद, बरी होने के बाद जो है गांधी जी के साथ चले जाते हैं और वहां पर जो रचनात्मक कार्य है, यानी जो खादी वगैरह, इनको जो है खादी के वस्त्र बनाना, स्वदेशी जो है इनको बढ़ावा देना, ठीक है, अन्य जो है स्वदेशी इंस्टीट्यूट चलाना, ऐसे जो रचनात्मक जो कार्य होते थे इन पर जो है इन कार्यों में अपना जीवन बिताते हैं। आगे देखिए, जनजातियों में जागृति उत्पन्न करने वाले अन्य नेताओं की हम बात करें तो भोगीलाल पंड्या, बलवंत सिंह मेहता, माणिकलाल वर्मा, बालेश्वर दयाल, हरिदेव जोशी वगैरह आते हैं। ये जो है आगे नाम आएंगे हमारे जब हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे और हम जो है प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे बात कर लेते हैं हम मीणा आंदोलन के बारे में, जो 1851 से 1860, हालांकि ये आपको ये से यहाँ पर नहीं याद रखना, ये गलत लिखा गया है आपको यहाँ पर। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं मीणा आंदोलन के बारे में। ठीक है, मीणा आंदोलन, अगला हमारा आंदोलन है मित्रों मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, साथ में ही देखिए मीणा आंदोलन के कारण क्या थे, किस प्रकार ये हुआ था, आगे किस प्रकार ये संचालित हुआ था। तो मीणा आंदोलन की हम बात करें, इसके कारण की हम बात करें तो ये क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट जो 1924 में आता है और जराइम पैसा कानून, ये जराइम है, जयराम नहीं है, ठीक है ना। तो जराइम पैसा कानून जो 1930 का है, इन कानून के विरोध में जो है ये आंदोलन हुआ था। इन कानूनों का तहत जो है जराइम पैसा मान करके इन्हें 12 वर्ष से ऊपर के सभी जो है स्त्री पुरुष को रोजाना थाने पर जो है उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया गया था। क्योंकि आपको पता है कि मीणा के जो है ये लोग चौकीदारी का काम करते थे, तो चोरी वगैरह करने का जो हमेशा इन पर ही इल्जाम बेचारों पर लगता था। तो इनके लिए जो है मैं बात करूं तो 12 वर्ष से ऊपर के सभी जो है स्त्री पुरुषों को रोजाना थाने पर उपस्थिति देने के लिए जो है इनको पाबंद किया था। स्त्री पुरुष सभी को 12 वर्ष से ऊपर के जराइम पैसा इनको मान करके। ठीक है, तो जराइम पैसा कानून 1930 के तहत। तो मीणा जनजाति के लोग जो थे ये बड़े मेहनती थे, निष्ठावान और दबंग व्यक्तित्व के धनी रहे। इन्होंने राज्यों के कई भागों पर शासन भी किया है, लेकिन कालांतर में मीणाओं का शासन समाप्त हो जाने के कारण ये अपनी आजीविका कमाने के लिए चोरी और लूटपाट करने लगे थे।
ठीक है। और इन्हीं जो है चोरी और लूटपाट के कार्यों पर रोक लगाने के लिए जो है कई प्रकार के कानून वगैरह भी आते हैं, और इन्हीं कानूनों का विरोध में जो है ये आंदोलन करते हैं मीणा जनजाति के लोग। मीणा समाज ने जो है इसका तीव्र विरोध किया था इन कानूनों का, और अपने मानवोचित अस्तित्व के लिए, भाई देखो रोजाना अगर आपसे कहा जाए कि आप 13-12 वर्ष से ऊपर के सभी जो आपको थाने में आना है, आपको जो है आपकी उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी, तो ऐसे तो यही लगता है ना कि आपने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो, ठीक है, ऐसे ही लगता है। तो जो अस्तित्व है, एक तरीके से बात करो जो गरिमा है आपकी, वो खत्म होने लगती है इस संबंध में। तो फिर जो है मीणा समाज ने इसका तीव्र विरोध किया कि भाई ऐसा ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और अपने मानवोचित अस्तित्व के लिए जो है मीणा जाति सुधार कमेटी की जो है स्थापना करते हैं, और 1933 में जो है मीणा क्षत्रिय महासभा का भी गठन करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो है जयपुर क्षेत्र के जैन संत मगन सागर इनकी अध्यक्षता में अप्रैल 1944 में जो है मीणाओं का एक वर्ग अधिवेशन आयोजित होता है नीमका थाना सीकर में, जहां पर जो है पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मीणा सुधार समिति का गठन होता है। पहले तो जो है मैं बात करूं मीणा जाति सुधार कमेटी गठन होता है, और 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन होता है। उसके बाद 1944 में जो है मीणाओं का एक वृहद अधिवेशन होता है आयोजित नीमका थाना सीकर में, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मीणा जो लोग थे ये जयपुर सीकर जो एरिया है वहां पर ज्यादा रहे थे। तो यहाँ पर जयपुर क्षेत्र के जैन संत मगन सागर की अध्यक्षता में अप्रैल 1944 में मीणाओं का एक वर्ग अधिवेशन नीमका थाना सीकर में आयोजित होता है, जहां पर पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मीणा सुधार समिति का जो है गठन किया जाता है। और इस समिति का जो सचिव की हम बात करें तो लक्ष्मीकांत को यहाँ पर बनाया जाता है। आगे बात करते हैं। इस समिति ने 1945 में जो है जराइम पैसा व अन्य कानून वापस लेने की मांग की, और यह मांग करते हुए समिति के संयुक्त सचिव लक्ष्मी नारायण जारवाल के नेतृत्व में आंदोलन भी चलाया। तो ये जो 1944 में जो है यहाँ पर अधिवेशन हुआ, उसके बाद जो है पंडित बंशीधर शर्मा जो राज्य मीणा सुधार समिति का जो गठन करते हैं, जिनके सचिव जो है हमारे लक्ष्मीकांत को बनाया जाता है। तो ये जो हम बात करें तो मित्रों, हमारे जो इस समिति ने, जो हमारी राज्य मीणा सुधार समिति थी, इसने 1945 में जराइम पैसा व अन्य कानून वापस लेने की मांग करते हुए समिति के जो संयुक्त मंत्री थे लक्ष्मी नारायण जारवाल, इनके नेतृत्व में आंदोलन चलाया। और 3 जुलाई 1946 को सरकार ने स्त्रियों व बच्चों को जो है जराइम पैसा कानून अधिनियम 1930 से राहत दे दी। ठीक है, तो जराइम पैसा कानून में क्या था, उसमें यही था कि भाई आपको जो है 12 वर्ष से ऊपर जो भी स्त्री पुरुष है थाने में आना होगा, उपस्थिति दर्ज करानी होगी। तो यहाँ पर जो है 1946 में 1945 में जो आंदोलन वगैरह होता है, तो 1946 में सरकार घुटने टेकती हैं और कहती हैं ठीक है बच्चों को छोड़ दीजिए और स्त्रियों को छोड़ दीजिए, लेकिन जो युवक हैं, जो पुरुष है, उनको तो यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। लेकिन अभी भी जो है ये विरोध कर रहे थे, नहीं ये पूरा वापस लिया जाए इस कानून को। तो 28 अक्टूबर 1946 को एक विशाल सम्मेलन बागावास में आयोजित किया, और चौकीदार मीणाओं ने जो है स्वेच्छा से चौकीदारी के काम से इस्तीफा दे दिया कि भाई अब जो है हम चौकीदारी भी नहीं करेंगे। और इस दिन जो है इस दिन को मुक्ति दिवस भी मनाते हैं 28 अक्टूबर 1946 को। और 1952 में जो है फिर मित्रों इस कानून को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, 1930 वाले कानून को। तो ये बात आपको मीणा आंदोलन में ध्यान रखनी है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, हालांकि इसमें जो समितियां वगैरह का आपको नाम ध्यान रखने होंगे, और मुक्ति दिवस वगैरह जो सम्मेलन आयोजित होता है जैन संत मगन सागर की अध्यक्षता में, ये आपको याद रखने होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मेर विद्रोह के बारे में। तो ये जो हम बात करें सन 1818 में ये हुआ था। तो सन 1818 में जो है अजमेर के अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट एफ विल्डर, इन्होंने जो है मेयरों के साथ एक समझौता किया था, जिसके अनुसार जो है मेयरों ने लूटपाट नहीं करने की सहमति प्रदान की थी। ये आपने ऐसे नाम सुने होंगे ना कई जातियों के, ये जो है मेयर थे, गोरखा थे, या फिर अन्य और भी जाति थे, जो मराठा के, इनका भी काम यही था लूटपाट करना वगैरह। तो ये जो है कई ऐसी जातियां जो है ऐसे कामों में लिप्त होती थी। इनसे क्या होता था कि अंग्रेजों को बहुत बड़ा नुकसान होता था। अंग्रेज कुछ भी यहाँ पर करते, कुछ भी जो है रचनात्मक कार्य करते, ये आकर के लूटपाट करके चले जाते, तो अंग्रेजों को काफी यहाँ पर मुश्किल होता था इनसे। तो यहाँ पर जो है इनको ये जो मेयर लोग थे, ये भी ऐसे ही काम करते थे लूटपाट करने का। तो फिर जो है अंग्रेजों ने यहाँ पर समझौता किया था मेयरों से कि भाई आप जो है ऐसा यहाँ पर काम नहीं करेंगे। 1818 में अंग्रेजों के द्वारा मेयरों को घेरने की नीति से उनके क्षेत्र में चौकियां एवं थानों की स्थापना की गई। अंत जो है प्रक्रिया स्वरूप मेयरों ने सन 1820 के आरंभ से ही जगह जगह विद्रोह करना शुरू कर दिया, और अपने क्षेत्रों से जो है चौकियां व थानों को हटाने का यहाँ पर प्रयास किया। मेयर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना की 3 बटालियन मेवाड़ एवं मारवाड़
मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने मेरो पर आक्रमण किया, जिससे भारी जन धन की हानि हुई और ये सेनाएं जनवरी 1821 के अंत तक जो है मेर विद्रोह को दमन करने में सफल रही थी। तो मेर विद्रोह से भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1818 से शुरुआत हुई थी, ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? अजमेर में हुआ था। क्या कारण था? तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम चर्चा कर लेते हैं जहाजपुर परगने में जो है मीणा विद्रोह। तो न्यू राजस्व जो व्यवस्था थी, नई राजस्व व्यवस्था, इसके कारण जो 1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने में, आजकल तो ये जहाजपुर भीलवाड़ा में आता है, उस समय उदयपुर राज्य में ही आता था। तो उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने में जो है मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन या विद्रोह कर दिया था। और इसके विद्रोह को इस विद्रोह को या फिर इनके विद्रोह को दमन करने के लिए महाराणा स्वरूप सिंह ने रघुनाथ सिंह मेहता को जो है जहाजपुर का हाकिम नियुक्त किया था, और जिसने जो है मीणाओं से अवैध वसूलियां करना प्रारंभ किया, जिससे यह आंदोलन उग्र हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि भाई नई राजस्व व्यवस्था जो है लागू की गई थी राज्य के द्वारा। तो उदयपुर राज्य में जो जहाजपुर परगने के जो मीणा थे, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, और इनके विद्रोह को दमन करने के लिए जो हमारे जो स्वरूप सिंह थे उस समय उदयपुर राज्य के महाराणा, इन्होंने जो है रघुनाथ सिंह मेहता को यहाँ पर नियुक्त किया था, हाकिम नियुक्त किया था, और इसने जो है मीणाओं से अवैध वसूलियां करनी शुरू कर दी थी, ठीक है। जो तो पहले तो जो इनका दमन हो रहा था या फिर इनका एक तरीके से बात करें शोषण हो रहा था, अब यहाँ पर रघुनाथ सिंह मेहता आखिर के और ज्यादा शोषण करने लगे। तो यहाँ पर जो है फिर हमारे जो मीणाओं ने आंदोलन और उग्र हो गया इनका आंदोलन, ठीक है। तो 1860 की हम बात करें, 1860 में फिर जो है चंदन सिंह के नेतृत्व में एक सेना को भेजा जाता है जहाजपुर, जिसने जो है दमनकारी नीति का प्रयोग करते हुए मीणाओं पर जो है नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी मित्रों, ठीक है। अगली क्लास में हम जो है किसान आंदोलन को एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, हर एक चीज को यहाँ पर हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।